हाय, मैं हूं दानियाल और YouTube पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं कि ये वाले टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं या ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। उसमें कोई एक स्टूडेंट है, मेरे को उसका क्लियर नाम नहीं याद है, शायद मुनज़्ज़ा करके कुछ नेम लिख कर आता है। उसने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसने भेजे हैं और कहा है कि ये क्वेश्चन समझा दीजिए। कल भेजे थे, लेकिन कल सिनॉप्सिस सबमिशन था मेरा यूनिवर्सिटी में, तो टाइम नहीं मिला था। आज उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। उस टाइप से अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको नहीं क्लियर हो रहे हो या आपको लगता हो कि ये हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और पूरी कोशिश करी जाएगी विद बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दिए जाएं। हाँ, जरूरी है अगर वो क्वेश्चन मुझे आते हुए तो, और अगर नहीं भी आते हुए तो यार तैयारी करेंगे और तैयारी करके आपको क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप जो भी क्वेश्चन पूछो सबके आंसर हम लोग को पता ही हो। ठीक है, कोशिश ये करते हैं कि ज्यादातर आपको चीजों के आंसर बता दिए जाए। इनकेस अगर किसी में डाउट होता है तो हम देख कर आपको बताएंगे। ठीक है, आओ देखें, इधर शुरू करें। तो किधर के क्वेश्चंस? हाँ, ये कुछ उन्होंने व्हाट्सअप किए थे क्वेश्चंस और वो शायद कोई मॉडल पेपर के फॉर्म में लग रहा है या अनसॉल्व्ड फॉर्म पेपर के फॉर्म में लग रहा है। ये भी नहीं पता है कौन सी यूनिवर्सिटी की हैं ये, या हैं मेल है या फीमेल है, ये भी नहीं पता है। तो अभी गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्होंने कुछ स्टेटमेंट पूछे दे भेजे हैं जिसके रीजंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर कि NH3 हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर बॉइलिंग पॉइंट देन pH3। जो NH3 होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट pH3 से ज्यादा क्यों होता है? तो इधर देखो भाई, NH3, अगर हम NH3 को ध्यान से देखें तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो कैसी होती है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हायर होती है। ठीक, और दूसरा जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो कौन दे रखा है? pH3। pH3 में कौन होता है? फॉस्फीन। फॉस्फीन में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को EN से शॉर्ट में लिख लेंगे। ये कैसी होती है? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी किसी भी देखोगे, जब भी हम सीरीज में ऊपर से नीचे आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, फिर क्या आता है? एंटीमनी, फिर क्या आता है? बिस्मथ। तो जब भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है वो ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज होती है, कम होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। जब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो अगर हम साथ में दूसरा मॉलिक्यूल देखें, वाटर, H2O, या सॉरी एक मिनट, H2O मत देखो तुम, इतना उसको चेंज मत करो, तुम सिंपल देखो। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉस्फोरस की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, ठीक है, तो ये फॉस्फोरस किसी दूसरे pH3 के साथ में जो बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वही होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई एलिमेंट होता है, वो किसी दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना ले उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो कैसा होगा? लेस होगा, मतलब वीक होगा। ठीक है, तो यहां पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। अगर हम NH3 में देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि कैसी है? हाई है। तो नाइट्रोजन किसी दूसरी NH3 के साथ में कैसा बॉन्ड बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो जब यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्ड्स के ऊपर कि भाई कितने टेम्परेचर पर कोई मटेरियल बॉइल होना स्टार्ट करेगा। तो बॉइल तो तभी होंगे जब उसके बॉन्ड टूटेंगे। तो अगर यहां पर देखें, यहां पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है और फॉस्फीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, तो इस वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन के बॉइलिंग पॉइंट से, मतलब pH3 के बॉइलिंग पॉइंट से हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर, समझ में आ गया ये? अगला देखिए, दूसरा इन्होंने कहा है कि O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल N2 इज डायामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार इस टाइप सी चीजें कर चुके हैं और इसकी एक हमने पूरी वीडियो भी बनाई है N2 और O2 का, जहां पर आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने दिखाई है। अगर नहीं समझ में आई हो तो आप इसको देख सकते हो। चलो शुरू करें। कौन सा कलर ले लें? इस कलर से ये दिख जाएगा। यहाँ पर एक तो दिखने की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो, अगर हम यहाँ पर N2 देखें, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन नंबर कितने होते हैं? 14। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2,
फिर क्या हो जाएगा, फिर आएगा हमारा, अगर ये नाइट्रोजन के लिए बनाना है, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग ये MOT बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या रहता है 21-21 रहता है। 21-21 का मतलब क्या है कि पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, ये रहता है। तो अभी यहां पर तुम इलेक्ट्रॉन देखोगे कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 12, 2pz नहीं दिख रहा है, एक मिनट, 2pz ये इधर का अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, आओ 2pz। तो अभी यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, अभी तो नहीं हुए पूरे, 10 और 1 11, 11 और 1 12, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 4 6 8 10 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, ठीक। 14 के लिए ये वाली कंडीशन रहती है। अब अगर हम लोग यहीं पर देख लें किसका, ऑक्सीजन का बना लें, O2 का जब आप बनाओगे तो O2 का नंबर कितना होता है 16, ये कलर दिख रहा है सर, ठीक है। आओ तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो जब हम लोग नाइट्रोजन 14 नंबर से कम के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो पहले ये 2 पाई वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और जब हम 14 से ऊपर के लिए बनाते हैं तो फिर ये पाई के कॉन्सेप्ट की जगह पहले सिग्मा ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पर पहले सिग्मा ले लेंगे। तो अभी यहाँ से पाई हटा रहे हैं, क्या ले लेंगे हम, सिग्मा, सिग्मा 2pz, फिर क्या हो जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, ठीक। और इसके बाद में क्योंकि अभी यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन के लिए और चीज चाहिए होगी, तो इसकी बॉन्डिंग के बाद इसकी एंटी बॉन्डिंग भी ले लेंगे। एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग जैसी उसमें रहती है वैसे ही रहती है, मतलब ये चेंज जो होता है ना 16 में या 14 से ऊपर, ये चेंज सिर्फ इसमें बॉन्डिंग में होता है, एंटी बॉन्डिंग में ये चेंज नहीं होता। इसकी हमने पूरी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी हो तो शॉर्ट क्वेश्चन जो लाइव वीडियो लाइव सेक्शन में जाइएगा, केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी पूरी A to Z समझाया है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन इनके हैं तो हम जल्दी में आपको समझा रहे हैं चीज, तो क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz, ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए, 2 2 4 6 10 2 12 12, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2 14, ये 15 और ये 16, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर रह रही है। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ ज्यादा तो नहीं कर दिए, 2 2 4 6 10 2 12 12 और 1 13, यहाँ पर नहीं होगा सर, क्या कर दिया, ऊपर बताया नहीं यार, इलेक्ट्रॉन गलत काउंट कर लिए हमने। फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 6 2 4 6 6 और 8 8 और 1 9 9 और 1 10 9 और 1 10, अरे चल क्यों नहीं रहा, 10 हुए। फिर इसको 2 कर दिए तो 11 और ये 12 और 12 और 2 14 है, ठीक है, पूरे 14 हो रहा है। यहां पर अगर देखें 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 और 1 11 और 1 12, फिर 13 और 14 हो गए ये, ठीक है। फिर ये हो गए 15 और फिर ये एक हो गया 16, ये रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब तुम सिंपल कुछ ना करो, क्या करोगे, यहां पर निकाल लो नाइट्रोजन के लिए बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो अभी यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा 2 2 4, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो 2 4 6 8 10, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको हम लोग ग्रीन कलर से कर ले रहे हैं, 2 4 जिस पे स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, कितने हो गए 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया भाई 6 में से ये कितना हो गया 6 6 बटे 2 कितना हो गया 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 3, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो क्या कह रहा है, O2 के लिए कि जो O2 मॉलिक्यूल है उसमें, अब O2 के लिए अगर हम लोग निकालें तो O2 के लिए कितने हैं बॉन्डिंग, फॉर्मूला याद रखना NB माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग देखो 2 4 6 8 10, कितने हो गए 10, माइनस Na एंटी बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग को हम लोग यहाँ पर येलो से लिख ले रहे हैं, 2 4 और 5 और 1 6,
कितने हो गए 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका हमारा 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है O2 मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है और N2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये तो हम लोग ने बॉन्ड ऑर्डर निकाली। अब सिंपल सा यार, पैरामैग्नेटिक वो होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, डायमैग्नेटिक वो होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना हो। तो आप यहां पर देखो, क्या नाइट्रोजन के केस में तुम्हें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। ऑक्सीजन के केस में देखोगे तो तुम्हें यहां पर ये देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये कैसा है, नाइट्रोजन। क्या उल्टा बोल दिया हमने? हाँ बिल्कुल उल्टा बोल दिया भाई। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जहां पर पेयर में हो सारी चीजें, जहां पर सारी चीजें सॉरी पेयर में ना हो, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे हैं, तो इस वजह से नाइट्रोजन क्या है, डायमैग्नेटिक है। कई बात समझ में आ गई? आगे देखो, और इसी का एक अगला क्वेश्चन दे रखा है कि Bt मॉलिक्यूल इज स्टेबल और Be2 मॉलिक्यूल अनस्टेबल। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन लगाओगे इसका भी, जो हमारा कौन सा है, B2 मॉलिक्यूल। B2 में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, बोरॉन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। हाँ, तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा, 1s सिग्मा, नहीं दिख रहा है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें कैसे, डार्क कलर से कर लेना। क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमें चाहिए 10, तो 2 2 4 2 6 2 8 हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, वही p वाला खोलेंगे। तो p वाले में क्या होगा, पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y। ठीक है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 6 2 2 4 2 6 2 8 8 और 1 9 9 और 1 10। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर 10 हो गए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। जब बोरॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका हम निकाल लें बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालकर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है अभी पता है आपको, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अब देखो यहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे पास, 2 ये दोनों बॉन्डिंग हो गए, जिसपे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग। ठीक है, और इधर देखो ये एक तुम्हारा बॉन्डिंग हो गया और ये एक तुम्हारा बॉन्डिंग हो गया। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 5 6, कितने हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 कितने हो गए 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, 2 बटा 2 कितना आया 1। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है हमारा 1। ठीक, बोरॉन का जब B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब B2 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहां पर कह रहे हैं B2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, तो बिल्कुल मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब कह रहे हैं Be2 मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल है। Be2 अनस्टेबल क्यों है, तो आओ देखो पहले Be2 बनाते हैं। Be2 बेरिलियम नंबर कितना होता है 4, तो Be2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 सॉरी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब तुम यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करोगे कितने हो गए, 2 यही तो 2 बॉन्डिंग है। तो जब हम यहां पर निकालेंगे देखो Nb माइनस Na/2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 कितने हो गए 4, डिवाइड बाई 2, 4 में से 4 गया 0 बटा 2 कितना आया 0। तो जब अगर हम ध्यान से देखें Be2 के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या आ रहा है 0, तो जब इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है तो इसका मतलब Be2 मॉलिक्यूल बनता ही नहीं होगा, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको तीनों अपने क्वेश्चंस, पक्की बात। आगे देखिए अगले जो इन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें इन्होंने पूछा है कि डिस्कस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। आओ देखो इधर यहाँ ध्यान से, ये व्हाइट कलर पे चलेगा। पहला स्ट्रक्चर कौन सा है, मीथेन, नहीं दिख रहा ना ये, हाँ, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये है मीथेन।
ये रहा मीथेन का भाई साहब स्ट्रक्चर। अब वो कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होगी, जहां पर कार्बन के साथ सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है। डबल बॉन्ड में sp2 होती है, ट्रिपल बॉन्ड में sp होती है। दूसरा क्या है, एसीटाइलिन। एसीटाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4। तो C2H4 में जब आप बनाओगे तो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगाते हैं, एक कार्बन यहां लगाते हैं, एक हाइड्रोजन यहां लगाते हैं, ये हो गया। अब अगर यहां पर देखो कार्बन को 3 बॉन्ड मिलना है तो एक हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। डबल बॉन्ड होते ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2 हो जाएगी। कितने आसान है मैडम क्वेश्चन। चलें आगे, आओ अगला देखो भाई। अगला क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई मिथाइलएमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन क्लास 12th के बच्चों में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वन ऑफ माय स्टूडेंट रुकायत शेख इन क्लास 12th, उसने ये क्वेश्चन अभी शायद कल परसों में ही पूछा है। ठीक है, तो मिथाइलएमीन जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया के कंपैरिजन में। और क्यों स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया के कंपैरिजन में, ये चीज पूछी गई। मिथाइलएमीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH3NH2, ये हो गया मिथाइलएमीन। और दूसरा क्या है हमारा, अमोनिया। अमोनिया हमारा रहा ये। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि बेस, देखो अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रॉन्स्टेड लौरी की, तो ब्रॉन्स्टेड लौरी के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। ठीक, तो अभी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन चार्ज। जो भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए क्या चाहिए, उसको निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड चाहिए तो हमारे साथ अगर कोई ऐसा जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर हमारे साथ कोई ऐसा जुड़ा है जो हमें इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो हम ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे। और जब हम ज्यादा आसानी से H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग बेस हैं। मेरी बात समझ में आ रही, जो H पॉजिटिव देते हैं वो एसिड हो जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। तो अभी यहां पर देखो ये लगा है यहां पर CH3। भाई मेरे दोस्त CH3 जो होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब जिसके साथ ये जुड़ा होगा ये अपने पड़ोसी को क्या दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर CH3 नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो नाइट्रोजन आसानी से हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये कैसा बन जाएगा, बेस। और कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यहां पर तुम देखो यहां पर हाइड्रोजन लगा है, ठीक है, यहां पर CH3 था, यहां पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं दे सकता क्योंकि हाइड्रोजन के पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं दे सकता है तो ये वाला नाइट्रोजन बहुत आसानी से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसे दूसरी तरफ से नेगेटिव चार्ज नहीं मिल रहा है। तो यही रीजन है मेरा भाई कि मिथाइलएमीन जो है वो ज्यादा बेस है इन कंपेयर टू अमोनिया। समझ में आ गया, पक्की बात। आओ अगला देखो। अगले इन्होंने कुछ यार छोटे छोटे से काफी ढेर से क्वेश्चन दे दिए, काम दे दिया मैं इन्होंने, होमवर्क। आओ, द साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। अब यार सिंपल सा समझो, एनाइन क्या होता है, एनाइन होता है जो निगेटिव चार्ज हो और पेरेंट एटम जो नॉर्मल एटम हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्लोरीन की, तो या क्लोरीन, चलो क्लोरीन की कर लेते हैं, क्लोरीन नंबर 17। तो क्लोरीन क्या होता है 2,8,7। तो आप क्लोरीन का साइज देखोगे तो इसके शेल तो 3 है और आउटर मोस्ट शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब कह रहा है ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन में अगर हम एनाइन बना दें, एनाइन का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन निगेटिव। ठीक, तो अगर नेगेटिव वाला बना देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 8। 8 क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑक्टेट तो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही ये क्लोरीन जिसका नंबर 17 है ये चेंज हो जाएगा 18 नंबर में। और 18 नंबर कौन होता है, आर्गन, जो कि स्टेबल होगा और स्टेबल के साइज हमेशा बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसी को तो ये साइज इसका छोटा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है भाई ने कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट क्लोरीन। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम क्यों होती है। मेरा भाई पहले ये 2 चीजें समझ लो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर। और इसी से मिलता जुलता एक और तुमने पढ़ा है पीछे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर। देखो अट्रैक्ट कोई किसी को भी कर सकता है, ठीक है, आप 11th में देखो, 12th में देखो, 10th में देखो, निब्बा निब्बी एक दूसरे को लगातार अट्रैक्ट करे पड़े, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज छोटा है, ये फ्लोरीन का एटॉमिक साइज है, सपोज करो छोटे एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, बढ़िया बढ़िया बातें करता है, तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसके साथ बहुत अट्रैक्ट है, अच्छा लग रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। अब अगर फ्लोरीन से कह दिया गया या किसी निब्बे से कह दिया गया कि हाँ भाई जिसको तुम अट्रैक्ट कर रहे हो वो चलो कल तुम्हारे घर पे ही आ जाएगी, ठीक है, अब वो तुम साथ में रहोगे, तो फ्लोरीन का साइज खुद इतना छोटा है तो वो अपने घर में खुद बेचारा रह पा रहा है, यही बड़ी बात है। दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे ले लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर होती है। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो किसी हाल में नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। और अब अगर हम फ्लोरीन से नीचे उतरे तो फ्लोरीन से नीचे कौन मिलता है हमें, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, क्यों एटॉमिक साइज बड़ा है, क्योंकि फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन कितना 9, ये कितना 17, जब यहाँ पर 17 है, साइज बड़ा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट के साथ साथ एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब ये एक्सेप्ट कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की या फ्लोरीन की, तो 100% किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तब यहाँ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फ्लोरीन की वो कम होती है क्लोरीन से। क्यों कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ उसका साइज छोटा है, अट्रैक्ट ज्यादा करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही ज्यादा होती है। अगला कह रहा है आयनिक रेडियस ऑफ पोटेशियम इज स्मॉलर देन Cl नेगेटिव। कह रहे हैं जो के पॉजिटिव की रेडियस है वो Cl नेगेटिव की रेडियस से क्या होगी, छोटी होगी। अब ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो क्योंकि अभी हम लोग ने ये वाला पेरेंट एटम वाला क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लगाया। अब इसके ऊपर आप बुद्धि लगाओ अपनी, देखो ध्यान से। अगला कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इस ट्रेंड को फॉलो करने का क्या मतलब है कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में जो कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन से कार्बन नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन से भी नाइट्रोजन की ज्यादा है। अगर इसको हम सही तरीके से लिख दें तो कार्बन फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, यही तो रहेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ऐसा क्यों फॉलो हो रहा है, ठीक है भाई। सिंपल सा इधर देखो, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी होती है कि जब हम अपने आउटर मोस्ट शेल से, जैसे ये हमारा शेल है, ठीक है, किसी का भी सपोज करो, सोडियम का, पोटेशियम का, किसी का भी, या नाइट्रोजन का, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब तुम अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कार्बन की होती है 1s2 2s2 2p2, दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक। उसके बाद में ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की क्या होती है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि 2 2 4 4 और 3 7, नाइट्रोजन 7। ऑक्सीजन की देखो 1s2 2s2 2p4, 4 इलेक्ट्रॉन। अब तुम यहां पर देखो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पर p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब जब यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन है, यार ये p में 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया हाफ फेल्ड। ये कैसा हो गया, हाफ फेल्ड हो गया। और जब p ऑर्बिटल हाफ फेल्ड है, कोई भी ऑर्बिटल जब हाफ फेल्ड होता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना नहीं चाहता। मतलब यही रीजन है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि ये अभी स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो जब जो कोई चीज स्टेबल होती है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ज्यादा एनर्जी देकर आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। क्लियर। तो ये थे वो क्वेश्चंस जो
ऑनलाइन उन्होंने सेंड किए थे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि एक अच्छे तरीके से बीएससी की प्रिपरेशन भी हो सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।